over to you. धन्यवाद रंजना। जाहिर तौर पर अब आगे सेशन की शुरुआत करनी है और शिक्षा की बात हुई तो राजनीति की भी बात कर लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि छात्र राजनीति के लिए भी जाना जाता है, यहां से कई राजनेता भी निकले और हमारे साथ मंच पर मौजूद है बीजेपी नेता हरिकृष्ण शुक्ला जी, जो कि लगातार विकास को लेकर वो अपना विजन बताते हैं और उसे लेकर गंभीर भी है, समाज सेवी भी है। और इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन से आप जुड़े रहे, तो राम मंदिर की पहले बात करें। बिल्कुल आकार ले रहा है राम मंदिर अयोध्या में, लेकिन विपक्ष को रास नहीं आ ऐसा रहा है कि हमारा देश कहीं न कहीं सनातन धर्म आज नहीं सदियों से सबसे पुराना धर्म है। आप 13,000 वर्ष पहले से ऋग्वेद की प्रथम मंत्र की रचना हुई थी, तभी से एक जीवन पद्धति आई और इसी प्रयाग में ही स्पेशली ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संत देवा। अर्थात कुछ ऐसे हमारे मनीषी और बौद्धिक लोग थे जो समाज में पशुत्व बढ़ रहा था, तो उस पशुत्व को और विकारों को दूर करने के लिए प्रयागराज में ही संगोष्ठी किए और संगोष्ठी कर कर के उन्होंने त्याग की भावना को, सैक्रिफाइसेस को सबसे इम्पोर्टेंस दिया कि बेसिकली अगर आपके अंदर सब सैक्रिफाइस की भावना है तो निश्चित है कि हमारे अंदर समझौतों की गुंजाइश रहेगी और हमारा समाज बहुत स्वस्थ तरीके से चल सकता है, क्योंकि पशु एक चीज़ नहीं कर सकता, वो त्याग। त्याग जो है तो प्रयाग में मूलतः यज्ञों की भूमि रही है। यज्ञ का मतलब हम अपनी पास जो हमारी शुद्ध चीज़ें हैं कहीं न कहीं अग्नि को देंगे। यज्ञात भवति पार्जन्य, वो जब अग्नि को देंगे तो उससे हमारे बादल बनेंगे और बादल बन करके भगवान सूर्य समुद्र से जल ला करके पुनः वृष्टि करेंगे और पूरे समाज में वही अन्न शुद्ध रूप से आएगा और उससे हमारे शरीर का और बौद्धिक स्तर का निर्माण होगा। यज्ञों की संकल्पना मूलतः ये रही है। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है जी, तो हमारा त्रेता युग में भगवान राम आए। आज कहते हैं कि हमारे कुछ विपक्षी दल कहते हैं कि रामायण एक मिथक है, असंभव। आपकी वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है कि त्रैलोक शल्योद्धरणाय सिंधोश्चकार बंधम मरणम निपुणाम पुण्य प्रणामम भुवनाभिरामम रामम विरामम विपदामुपासे। कहा है कि त्रैलोक शल्योद्धरणाय सिंधो, समुद्र पर धनुषकोट से और श्रीलंका के बीच में पापी रावण को मारने के लिए जो सारे संसार को कष्ट दे रहा था, ऋषियों को यज्ञ नहीं करने दे रहा था, ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए भगवान राम ने एक पुल का निर्माण किया था, जिसको आज हमारा नासा कह चुका है कि एडम ब्रिज है। उस पुल का निर्माण के बारे में हमारी वाल्मीकि रामायण में है और उन्होंने कहा है कि अगर वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग है तो मिथक कैसे हो सकता है। आज हमारे तभी से रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। कहते हैं कि वाल्मीकि जी राम जन्म के पहले ही रामायण की रचना कर दी थी और उनके पुत्रों के सामने उनके पिता के राज दरबार में श्री राम कथा का मंचन किया था। तो राम कभी मिथक हो नहीं सकते, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। एक समय ऐसा आया जहाँ पर राम आप हमारे सारे लोगों के बीच में नामों में देखेंगे, संस्कृति में देखेंगे, जीवन में देखेंगे, क्योंकि जो आदर्श भगवान राम ने स्थापित किया है, जो मर्यादाएं स्थापित किया है, जो सबके मनोरथ को पूर्ण किए हैं और दुष्टों का संहार किए, किसी को शत्रु नहीं माना, वो तो केवल उसका अनैतिक पक्ष था, अनैतिक पक्ष को दंड दिया, क्योंकि दंड के बिना वो मानता नहीं। इसका एक उदाहरण देखिए कि बाली को उन्होंने मारा और उनको उनके पुत्र को अपने साथ रख करके रावण के साथ विजय की। इतना बड़ा पराक्रमी आदमी, ऐसा जो उनके अंदर जो एक धीरता थी, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। कुछ विधर्मियों ने हमारी इस भारतीय एकता को तोड़ने के लिए नाना प्रकार का आतंक किया। 500 साल से हमारे रामलला पांडाल में रह रहे थे और आज हमारा समय आया और कहा भी गया है कि राम से अधिक राम कर नामा, राम से अधिक राम का नाम महत्वपूर्ण है। 89 से
जो राम मंदिर आंदोलन इसीलिए चला। विपक्ष कह रहा है कि राम का नाम बीजेपी के नेता ज्यादा लेते हैं। नहीं देखिए, राम का अब आपको मैंने कहा मानस 400 साल पहले लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण 60,000 पहले लिखी गई है, और वहां पर कहा है कि राम से अधिक राम कर नामा। तो विपक्षियों को ये भी तो दिखना चाहिए कि अगर हमारी पार्टी ने राम का नाम, जो हमारे सनातन मूल्यों का अपमान है, 140 करोड़ लोगों का अपमान है कि हमारे रामलला के मंदिर को लेके, अयोध्या में हमारा मंदिर है, उनका जन्म है, जनस्य साकेत निवासी नस्तव, रघुवंशियों से लेकर के बहुत लगातार ये जन्म राम की भूमि है। तो विवाद कहाँ से आ गई, मस्जिद कहाँ से आ गई? विवाद आना स्वयं इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे साथ अटैक हुआ है। अब हम अपनी अस्मिता को लौटाने के लिए, हमारे कुछ बौद्धिक लोगों ने देखा सोमनाथ मंदिर कैसे बनाया गया, आज राम जन्मभूमि जो हमारी ऐतिहासिक क्या, धार्मिक क्या, पौराणिक क्या, वैदिक क्या, सबकी धरोहर है, आज हमारे कुछ देशभक्त लोग, कुछ जागृत लोग और कुछ सनातनी लोग इकट्ठा होकर के अपने अधिकारों की मांग करने लगे, अपने इष्ट को प्रतिष्ठित करने की मांग करने लगे। तो ये अधर्म कैसे हो सकता है? और देखिए, एक सिद्ध चीज है कि राम से अधिक राम कर नामा। आज बीजेपी ने 89 से राम का आंदोलन चलाया, अब आज देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये बात इस चीज की चरितार्थ करती है कि राम से अधिक राम कर नामा, राम से अधिक राम का नाम बलवान है। राम ने किया, प्रभु श्री राम ने किया 100%, क्योंकि राम तो मर्यादा है। राम किसी से भी, उनके अंदर जाति पात है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, उनके अंदर केवल रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं विग्रहवान धर्म है। और धर्म का मतलब लेस मात्र भी हम बिना पीड़ा दिए हुए समाज में हम अपने जीवन को बिताया जाए। इसीलिए आप लोगों का मूल मकसद सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि हम तो पीडीए लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। हम इस 2024 में ऐसे लड़ाई लड़ेंगे कि बीजेपी को मात देंगे, संविधान बचाएंगे। ये सवाल ही नहीं पैदा होता जो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। स्टार्टिंग से आज तक उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया है, पवित्रता का, एक इंटेलिजेंस का, एक वर्किंग का जीवन जी रहा है। तो पहली बात तक उनको किसी चुनाव में सफलता तो मिली नहीं, और विपक्ष को जो रोल अदा करना चाहिए आज की डेट में, मूलतः विपक्ष वो रोल अदा नहीं कर रहा है। ये भगोड़ों की तरह कहीं बाहर से कुछ बात करते हैं, कहीं बाहर से कुछ बात करते हैं। मूलतः ये लोकतंत्र की संकल्पना नहीं है। अगर आपको हमारी कोई बातें खराब लगती हैं तो आप संसद में बैठिए, उस पर बहस करिए। समाज के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उन पर बहस करिए। आप बाहर जाकर के एक आदमी को कुछ शब्द कह रहे हैं, ये राजनीति हो ही नहीं सकती। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि ऐसा कमजोर विपक्ष कभी रहा ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसी जो करना चाहते और कर नहीं पा रहे हैं, उन्होंने एक गिरोह बना लिया और नाम दे दिया विपक्ष का, और हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे देश को बदनाम करने पड़े हैं। ये हो नहीं सकता, क्योंकि मोदी और योगी जी, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इनको देश के लिए चाहिए। इनको एक सीखना चाहिए कि जिस समय वो मुख्यमंत्री थे और बॉम्बे में दंगे हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए वो बॉम्बे पहुंच गए। ये मोदी जी की संवेदनशीलता है और राष्ट्र प्रेम है। जिस समय कश्मीर में लाल चौक पर कोई झंडा नहीं फहराना चाहता था, मोदी जी बहुत बचपन के दिनों में जाकर के उन्होंने झंडा फहराया था। ये उनके हृदय की राष्ट्रभक्ति बताती है। अगर देश की हमारे लोग हैं, देश में हमारी देशभक्ति है, हमें अपनी जनता से प्यार है। एक सवाल आपसे, ज्योतिष में बहुत विश्वास करते हैं आप, तो ग्रह नक्षत्र क्या है चाल 2024 को लेकर? देखिए, जगत सर्वम ग्रहाधीनम, संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य प्रदान करते हैं, ग्रह राज्य का हरण करते हैं। माननीय हमारे पातंजलि योग सूत्र का एक शब्द है कि ज्योतिष को साइड कर दीजिए, एक शब्द है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जो व्यक्ति सच्चे हृदय का होता है ना, उसके क्रिया में हर फल की गारंटी होती है। तो आज जब तक मोदी जी हैं इस देश में, क्योंकि वो एक सच्चे आदमी है और उन्होंने इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने बड़े खुराफातियों के बीच में, हम इनको खुराफाती कहेंगे, हम इस समझिए, इतने आलोचकों के बीच में अगर आज मोदी जी खड़े हैं और पूरा आज हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, और आने वाले समय में निश्चित है कि पहली अर्थव्यवस्था बनेगा। अब जब सुधार किए जाते हैं,
हमारे तक समाज को तो कुछ कठोर निर्णय लिए जाते हैं तो समाज को तकलीफ तो होती है, उससे एक वर्ग विवक्ष बनता है। मूलतः ये देश हित नहीं चाहते हैं। देश हित कैसे, हमारी आबादी बढ़ रही है, 140 करोड़ की जनसंख्या हो रही है, इनको शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इनको मेडिकल कैसे प्राप्त हो, इनका जीवन, इनको रोजगार कैसे प्राप्त हो, इसके लिए अर्थव्यवस्था के रूप में हमें विकसित होने की जरूरत है। और मोदी जी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। दूसरे लोग अपने अपने ईडी सीबीआई के चक्कर, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है एक संतुलित तरीके से नहीं किया है। संतुलित तरीके से किए होते तो आज करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, जिस समय हमारे 2014 में मोदी सरकार आई थी, 50-55 लाख करोड़ का लोन ऐसे लोगों को दे दिया गया जो लेके भाग गए विदाउट एनी, मतलब 90% लोगों का डॉक्यूमेंट ठीक नहीं था। आज डिफॉल्ट हो जाए, आज जो लोन दिए जा रहे हैं, ये गारंटी मेरी है कि वो सारे लोग लौटाए जाएंगे। बीजेपी पार्टी को लेकर ग्रह नक्षत्र की चाल पूछ रहा था, 24 को लेकर आप विपक्ष का बताने लगे। हम आपको पार्टी, इसका मतलब जब तक मोदी जी एक सच्चे आदमी हैं, मैंने कहा ना, पतंजलि योग सूत्र का एक श्लोक बताया है कि जो आदमी सच्चा होता है, जो भी कार्य करेगा उसके फल में गारंटी है। तो जब तक मोदी जी हैं, जब तक मोदी जी कार्य कर रहे हैं, गारंटेड है कि बीजेपी सरकार आने जा रही है। इसमें कोई संशय की बात नहीं, इसमें प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अब विकास पर बात कर लेते हैं। बगल में विंध्य कॉरिडोर, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर निर्माण हो ही रहा है लगातार। प्रयागराज की बात की जाए, कुंभ, और जिस तरीके से मकर संक्रांति के दौरान हमेशा कल्पवास को लेकर चीजें होती, व्यवस्थित चीजें होती हैं, कुंभ को कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। संगम को छोड़े, कुंभ को छोड़े, तो और क्या बेहतर? देखिए, मैंने कहा कि एक एजुकेशनल हब है, यहाँ साक्षात सरस्वती यहाँ पर रहती है। हमारे तमाम लोगों ने कहा है कि को कह सके प्रयाग प्रभाव। यहाँ पर आप अगर संगम के किनारे पहुँच जाएंगे तो आपके बुद्धि में सकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। बौद्धिकता का डेफिनेटली बौद्धिकता का विकास होगा। एक होता है एक्वायर्ड नॉलेज, जो हम समाज को देख करके साथ ही साथ अध्ययन के द्वारा हम पाते हैं, और एक होता है रिवील्ड नॉलेज, जिसको हम वेदों में ऋत ज्ञान कहते हैं। अगर आप संगम क्षेत्र में या उसके आसपास रहते हैं तो एक ऐसा ज्ञान आपको रिवील होता है जो किसी बिना ऑब्जेक्टिव को प्राप्त होता है, बिना किसी ऑब्जेक्टिव को ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े संत यहाँ पर आकर, इसी को इंट्यूशन कहते हैं, इंस्पिरेशंस कहते हैं। जब गंगा यमुना की जो दोनों नदियाँ हैं हिमालय से चलती हैं, यहाँ पर नैनी में मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरने के कारण, मकर रेखा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण यहाँ पर गंगा और यमुना का सम्मेलन हुआ। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जब माघ में रवि मकर राशि में होते हैं, जो यहाँ से गुजर रही है, उस समय एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे अंदर ज्ञान को रिवील करती है। और रिवील्ड नॉलेज को ही हमारे वेदों में ऋत ज्ञान कहा गया है। और ऋत ज्ञान को जो कहा गया है, ऋते ज्ञानात् मुक्ति, ऋत ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। यहाँ एजुकेशन का हब है, बौद्धिक हाई कोर्ट हमारी है, यहाँ वकील समुदाय बहुत तगड़ा है। एजुकेशन हमारा हब है, आज नहीं बहुत पहले चल रहा है। बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, एमपी के बच्चे सारे यहाँ आते हैं। हम चाहेंगे कि इसको कोटा से अच्छी व्यवस्था यहाँ पढ़ाई की हो। IIM और आपके मेडिकल कॉलेजेस, अभी जिस तरह की हमारी सुविधाएं हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रॉपरली कैटर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम कोरोना इत्यादि के समय में देखा है। इतना बड़ा विशाल कुंभ लगता है यहाँ पर, जिस तरह से हमारी काशी का विकास हुआ है, जिस तरह हमारी अयोध्या का विकास हो रहा है, इसी प्रकार से पर्यटन के लिए साउथ इंडिया से बहुत लोग यहाँ पर प्रयागराज में आते हैं। तो अगर प्रयागराज को प्रॉपरली डेवलप किया जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मतलब ये मानते हैं कि विकास की संभावना है और ज्यादा है, विकास को और बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी 20 फैक्ट्रियां खुली और आज लगभग सब बंद हो रही हैं। आज देखिए, पूरा देश हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। निश्चित है कहीं न कहीं हमारे लोगों की ही कमियां हैं। यहाँ तो आज 1000 फैक्ट्रियां होनी चाहिए। गुजरात में देख लिए फैक्ट्री कम नहीं हो रही है, हजारों गुना बढ़ रही है, बॉम्बे में बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ प्रॉपर इनिशिएशंस न लेने के कारण हमारा जो औद्योगिक डाउनफॉल है वो हुआ है। इस चीज को 100% में सुधारने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा लगा इन्वेस्टमेंट आएंगे और कहीं न कहीं आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे। आध्यात्मिक रूप से तो पूरे विश्व में हम सबसे आगे ऑलरेडी हैं।
आपने बहुत साफगोई से माना कि कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस सम्मेलन में जुड़ने के लिए। हरकृष्ण शुक्ला जी, आप विकास की बात करते रहिए लोगों के बीच जाकर और जनसेवा करते रहिए। उम्मीद है कि आपके विजन के हिसाब से प्रयागराज और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद Thank you. हमारे साथ इस सम्मेलन में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। और